हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बीपीएससी 102 के यूनिट 7, जिसका नाम है विधायिका। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका यूनिट 7, जिसका नाम है विधायिका, इसमें हम जानेंगे प्रस्तावना के बारे में, संघीय विधायिका के बारे में, पीठासीन अधिकारी के बारे में, विधायिका की प्रक्रिया के बारे में, संसदीय विशेषाधिकार, कार्यपालिका पर नियंत्रण के संसदीय उपाय और राज्य विधायिका के बारे में। चलिए अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। विधायिका को विधान पालिका भी कहा जाता है। विधायिका का काम होता है किसी भी कानून को बनाना। कानून बन जाने के बाद कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है और न्यायपालिका कानूनों के द्वारा न्याय देती है। आगे चलते हैं और हम इस यूनिट की प्रस्तावना को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि विधायिका क्या है। तो किसी राजनीतिक संस्था का वह संगठन जो किसी कानून और जननीतियों के बनाने, हटाने और बदलने का अधिकार रखता है। यानी कि ये एक ग्रुप होता है जिसे किसी भी तरह के कानून बनाने का, नीतियाँ बनाने का, या जो कानून पहले से बने हुए हैं उसमें कुछ बदलाव करने का या ज़रूरत पड़ने पर उन्हें हटाने का, ये सब अधिकार होते हैं। उस ग्रुप को ही विधायिका कहते हैं। विधायिका के जो सदस्य होते हैं उन्हें विधेयक कहा जाता है। विधायिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लेक्स से हुई है, जिसका मतलब होता है विशेष प्रकार का विधि नियम। विधायिका जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है राष्ट्रीय विधायिका और एक होती है राज्य विधायिका। दोनों में ये फ़र्क होता है कि जो राष्ट्रीय विधायिका होती है वो पूरे देश के लिए काम करती है, लेकिन जो राज्य विधायिका होती है वो केवल अपने राज्य के लिए ही काम करती है। इस यूनिट का दूसरा टॉपिक है संघीय विधायिका। इसमें बताया गया है कि संविधान का अनुच्छेद है 79, जिसमें भारतीय संसद का गठन किया गया है और भारतीय संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के 2 सदन सम्मिलित होते हैं। पहला सदन है लोकसभा और दूसरा सदन है राज्यसभा। अब हम लोकसभा और राज्यसभा में अंतर जानते हैं। जो लोकसभा होती है उसे हम निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा जो होता है वो एक अस्थायी सदन है और जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है। लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, लेकिन जो राज्यसभा होती है उसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। अब हम लोकसभा और राज्यसभा को डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं लोकसभा के नाम बारे में। तो जो लोकसभा है उसे संसद का निम्न सदन कहा जाता है और इसे जनता के सदन के नाम से भी जाना जा सकता है। लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है, यानी कि वयस्क मताधिकार द्वारा। इसका मतलब ये है जैसे जो लोग 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के होते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार होता है, तो वो वोट द्वारा चुनाव करते हैं, जिससे लोकसभा का सदस्य चुना जाता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 522 होती है और लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है। अब बात आती है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो पहला तो ये कि व्यक्ति को जो है उसकी 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए।
आगे चलते हैं। जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अब हम जानते हैं राज्यसभा के बारे में। जैसे लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, ऐसे ही जो राज्यसभा है वो संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा क्या करती है? ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता और इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। इसमें जो कुल सदस्य होते हैं वो 250 होते हैं। आगे देखते हैं कि संसद का सदस्य बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। तो पहली शर्त ये है कि कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं बन सकता। यानी कि संसद के जो 2 सदस्य होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता कि वो राज्यसभा का भी सदस्य बने और लोकसभा का भी। उसे दोनों में से किसी एक ही का सदस्य बनने का अधिकार है। दूसरा है, अगर कोई व्यक्ति दोनों सदन का सदस्य चुना जाता है और वह निर्धारित समय में किसी एक सदन से इस्तीफा नहीं देता तो वह अपनी सदस्यता खो बैठेगा। इसे हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। मान लो सीता ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों से चुनाव लड़े और वो दोनों ही चुनावों में जीत गई। अब उसके पास क्या होता है? एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में उसे डिसाइड करना होता है कि वो लोकसभा का सदस्य बन के रहना चाहती है या राज्यसभा का। अगर वो उस टाइम में ये डिसाइड नहीं कर पाएगी तो उसे क्या करना पड़ेगा? अपने दोनों ही पदों से जो है हटना पड़ेगा। तो उसके पास ऑप्शन है, या तो वो एक पद से इस्तीफा दे दे, अगर वो नहीं देती है तो उसे दोनों ही पदों से निकाल दिया जाएगा। इसमें तीसरी शर्त है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह अयोग्य माना जाएगा। यानी कि जब तक कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तब तक तो वो योग्य है लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, लेकिन जैसे ही वो किसी और राज्य की नागरिकता को अपना लेता है, देश की, तो वो अयोग्य माना जाएगा। इसमें आगे हमें राज्यसभा की विशेष शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो राज्यसभा को लोकसभा में आने वाले सभी मामलों को जानने का अधिकार है। यानी कि लोकसभा में जितने भी मामले आते हैं, राज्यसभा उनके बारे में जान सकती है और उस पर अपनी राय भी दे सकती है। अनुच्छेद 294 में बताया गया है कि राज्यसभा कोई भी प्रस्ताव पारित कर सकती है। राज्यसभा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का भी अधिकार रखती है। आगे हमारा तीसरा टॉपिक है पीठासीन अधिकारी। सबसे पहले हम जानते हैं कि पीठासीन अधिकारी क्या है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है उसे ही पीठासीन अधिकारी कहते हैं। अब जानते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ये निष्पक्ष होकर अपनी जिम्मेदारी निभाता है। निष्पक्ष का मतलब होता है ना तो वो लोकसभा की साइड से बोलता है और ना वो राज्यसभा के फेवर में बोलता है। वो जो सही होता है उसी पर ही अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। यह सदन की गरिमा को बनाए रखता है और सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी लोकसभा के अध्यक्ष की ही होती है। लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर तब तक रहता है जब तक नई संसद का गठन नहीं हो जाता। साथ ही लोकसभा का अध्यक्ष ही सदन में प्रश्न पूछने और प्रस्ताव लाने की अनुमति देता है। यानी कि जब लोकसभा का अध्यक्ष परमिशन देगा कि तुम अब प्रस्ताव लेकर आओ या प्रश्न पूछो, तभी लोकसभा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोकसभा के इसमें संघ वर्ड गलत है, यहाँ पे भंग आएगा। तो लोकसभा के भंग होने पर भी अध्यक्ष का पद बना रहता है। मैंने आपको बताया कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। तो अगर किसी केस में लोकसभा को भंग कर दिया जाता है
तो लोकसभा के भंग होने पर भी जो अध्यक्ष का पद है वो बना रहता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य करता है, यानी कि किसी वजह से लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अनुपस्थित है, वहाँ है नहीं है, कोई और कारण है, तो जो उसका उपाध्यक्ष होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यों को करता है। इसमें हमारा अगला टॉपिक है राज्यसभा का सभापति। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसे ही भारत का सभापति कहा जाता है, लेकिन जब वह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्य संभालता है तो वह सभापति का दायित्व नहीं निभा सकता। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो संसद के दोनों सदस्य मिलकर करते हैं, जिसके लिए गुप्त मतदान किया जाता है और उस गुप्त मतदान के लिए सिंगल ट्रांसफरेबल मत प्रणाली का यूज़ किया जाता है। इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और अगर ये चाहे तो अपनी इच्छा से इस्तीफा देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है, या फिर राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो बहुमत से उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकता है। आगे चलते हैं और देखते हैं संसदीय विशेषाधिकार। तो संसदीय विशेषाधिकार क्या होते हैं? ये ऐसे अधिकार होते हैं जो संसद के सदस्यों को मिले होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रगणित और एक होते हैं अप्रगणित। प्रगणित अधिकार क्या होते हैं कि संसद के दोनों सदस्यों को बोलने की आज़ादी होती है, ये इसका एक प्रगणित अधिकार है। दूसरा है किसी भी दीवानी मामलों में गिरफ्तार होने से छूट मिलती है, और तीसरा है किसी भी कोर्ट में गवाह के रूप में इन्हें छूट मिलती है। और जो अप्रगणित अधिकार है वो है कि कोई भी सदस्य अगर संसद की अवमानना करता है तो संसद को यह शक्ति है कि वह उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर सकती है। आगे चलते हैं और देखते हैं अपना 6 टॉपिक जो है विधायी प्रक्रिया। तो जो विधायिका का कार्य होता है वो कानून बनाना होता है। विधायी प्रक्रिया में हम जानेंगे कि कानून कैसे बनाया जा सकता है। तो इसकी जो प्रक्रिया होती है ये 4 स्तर की होती है। पहला स्तर क्या होता है कि कोई भी सदस्य संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, वो एक विधेयक प्रस्तुत करता है। ये कानून बनाने का पहला चरण है। आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि विधेयक क्या होता है। तो कानून बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रारूप बनाया जाता है, उस प्रारूप को ही विधेयक कहते हैं। तो लोकसभा या राज्य का कोई भी सदस्य जो है वो विधेयक को प्रस्तुत करता है। सेकंड चरण है कि वो जो प्रारूप को प्रस्तुत करता है उस पर जो समिति होती है संसद की वो चर्चा करती है। तीसरा है इसमें विधेयक पर मतदान होता है और सदन में विधेयक पास हो जाता है। जब एक सदन में विधेयक पास हो जाता है तो इसे दूसरे सदन के पास भेज दिया जाता है और फिर से यही प्रक्रिया चलती है कि चर्चा होती है, मतदान होता है और दूसरे सदन से भी जब ये पास हो जाता है विधेयक तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करता है और फिर विधेयक जो है वो कानून बन जाता है। इसके अलावा ये जो तीसरा चरण होता है जिसमें विधेयक को दूसरे सदन के पास भेज दिया जाता है। अगर दूसरा सदन इस विधेयक से सहमत है तो वो इसे पारित कर देगा और ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। लेकिन अगर दूसरा सदन इससे सहमत नहीं है तो ये इस विधेयक को क्या करता है, वापस भेज देता है। फिर पहले सदन वाले उस पर चर्चा करते हैं या उनमें कुछ संशोधन करते हैं, उसके बाद ये वापस दूसरे सदन में भेज देते हैं और दूसरा सदन उसे स्वीकार कर लेता है। जब ये राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो राष्ट्रपति इस विधेयक को अपने पास रख ले कुछ समय के लिए, या वो इसे वापस भेज दे इस पर पुनः चर्चा करने के लिए या फिर इसमें संशोधन करने के लिए।
और तीसरा होता है इस पर हस्ताक्षर करने का, जिससे वो कानून बन जाता है। अगर राष्ट्रपति उस विधेयक को वापस भेज देता है और तब उस पर चर्चा या संशोधन होकर वो दोबारा से राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। तो ये जाना हमने विधायी प्रक्रिया के बारे में। एक बार और मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी सदस्य एक विधेयक बनाता है, उस पर चर्चा की जाती है, फिर उस विधेयक पर मतदान होता है और उसके बाद ये विधेयक दूसरे सदन भेज दिया जाता है। यही प्रक्रिया दूसरे सदन में भी चलती है। जब दूसरा सदन भी इसे पास कर देता है तो इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और जैसे ही राष्ट्रपति इस विधेयक पर अपने हस्ताक्षर करता है तो ये विधेयक जो होता है वो कानून बन जाता है। आगे चलते हैं और आगे हमारा टॉपिक है राज्य विधायिका। राज्य विधायिका राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनती है। ये दो तरीके की होती है, एक होती है द्विसदनात्मक और एक होती है एक सदनात्मक। द्विसदनात्मक क्या होती है? जिन राज्यों में दोनों सदन होते हैं उन्हें द्विसदनात्मक कहते हैं। यहाँ दोनों सदन से मतलब है लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि जिस भी राज्य में लोकसभा और राज्यसभा दोनों होती है उसे द्विसदनात्मक कहते हैं। ऐसे ही एक सदनात्मक वो होता है जिसमें राज्यों में केवल एक ही सदन होता है, उसे एक सदनात्मक कहते हैं। अब ऐसे 7 राज्य हैं जिसमें द्विसदनात्मक विधायिका है। ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा कर्नाटक, छठा आंध्र प्रदेश और सातवां तेलंगाना। इस वीडियो के जितने टॉपिक्स थे हमने वो कवर कर लिए। आगे चलते हैं और देखते हैं इस वीडियो से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर के बारे में। भारतीय संसद के सदस्य की योग्यताएं और अयोग्यताएं कौन सी है? तो जो संसद का निचला सदन होता है यानी लोकसभा, उसके लिए व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही साथ दोनों सदनों का सदस्य होने के लिए भारत की नागरिकता होनी चाहिए। कोई भी सदस्य किसी भी सदन से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ऐसा तब होगा जब वह सदन से 60 दिन से अधिक गायब रहा हो, वो भी लोकसभा या राज्यसभा के सभापति की अनुमति के बिना। दूसरा, किसी लाभ के पद पर आसीन हो। तीसरा, पागल या अस्वस्थ पाया गया हो। और चौथा, वह किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। अगर वो सदस्य राज्य विधानसभा और संसद दोनों का ही सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक निश्चित समय अवधि में विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा देना ज़रूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी संसद सदस्यता जब्त कर ली जाएगी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ क्या है? तो लोकसभा अध्यक्ष को बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, लोकसभा की कार्यवाही संचालित करता है, वह सदन में व्यवस्था बनाए रखता है और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाता है, वह सदन का मुख्य वक्ता होता है, सदन के कानून की व्याख्या करता है और सभी विधेयकों खासकर धन विधेयकों को प्रमाणित करता है। इसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि प्रश्नकाल क्या है? तो संसद की बैठक का प्रथम घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इसमें कोई भी सदस्य जो है वो प्रश्न पूछ सकता है और उसका उत्तर जान सकता है। इसे ही प्रश्नकाल कहते हैं। चौथा है, स्थगत प्रस्ताव के महत्व समझाइए। तो जो स्थगत प्रस्ताव है देश के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए लाया जाता है।
इसमें मौजूदा मुद्दों पर चर्चा को एक तरफ रख दिया जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव पर चर्चा करने का मतलब होता है कि सरकार की निंदा करना। यह एक प्रकार से निंदा प्रस्ताव भी कहा जा सकता है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।